गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आदिवासी टीपू एवं एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे और पता लगाएंगे कि आदिवासी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे और ये टीपू क्या है, किसे कहते हैं और इनके द्वारा एक स्वर्ण युग की कल्पना कैसे की गई। सर्वप्रथम इस चैप्टर की भूमिका से अवगत कराते हैं। सन 1895 ईस्वी में विरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर स्थान पर देखा गया। वहाँ के जंगलों और गांवों में भी उसको देखने को देखा गया। लोगों का मानना था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी से छोटी ढेरी को कई गुना बढ़ा दे सकता था। विरसा ने स्वयं ऐलान किया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा। दीकुओं का मतलब होता है बाहरी लोग। बाहरी लोग का जैसे ब्रिटिश साम्राज्य, उनकी गुलामी से आजाद कराना। तो इस प्रकार का उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ और मैं दीकुओं द्वारा जो गुलाम लोग हैं उनको आज़ाद कराना चाहता हूँ। कुछ समय के अंदर ही हजारों लोग विरसा के पीछे चलने लगे, वे उसे भगवान मानने लगे और उन्हें विश्वास था कि वह उनकी समस्याओं को दूर करने आया है। विरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। जो एक क्या था, एक जनजाति समूह था। ये जनजाति समूह था, मुंडा परिवार में हुआ था। जो एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। विरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी कौन थे? संथाल और उरांव। ये आदिवासी थे जो इनके साथ मिलकर के शामिल हो गए थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं को या उन समस्याओं से क्या थे, बेचैन के वाला प्रभावित हो रहे थे और इन्हें पता नहीं रहता था कब इनके साथ किस तरह का व्यवहार कर दिया जाए, कब इनको उस गांव से या जंगल से वहाँ से निकाल दिया जाए। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी और आजीविका जो थी उनकी, यानी पालन पोषण या जीवन यापन की उनकी प्रवृत्ति को धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। यहाँ तक उनका धर्म भी छिन्न भिन्न हो गया था। तो ये आपने देखा कि जो इनकी भूमिका के बारे में बताता है। अब क्वेश्चन आता है, जनजाति समूह किस तरह जीते थे, यानी उन्हें उनका जनजाति समूह का जो जीने का तरीका था वो क्या था? उनका जीने का तरीका, क्योंकि 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह के गतिविधियों में सक्रिय थे, जिसमें उन्हें कई प्रकार के कार्य थे। नंबर 1, झूम खेती करते थे। ठीक है। नंबर 1 उसका क्या आता है, जो उनका जीवन यापन का तरीका बताया मैंने, उसमें सबसे पहले वो क्या करते थे, एक टॉपिक में आया
झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होता है, जनजाति समूह में ये कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। और झूम खेती को हम क्या बोलते हैं, घुमंतू खेती। तो क्या बोलते हैं, घुमंतू खेती भी बोला जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर, भूखंड मतलब भूमि का एक छोटा भाग, वहां पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप को लाने के लिए क्या करते थे, पेड़ों को काट देते थे। क्योंकि धूप का प्रभाव, क्योंकि जंगल में सभी को मालूम है, जंगलों में चारों तरफ क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। तो उन पेड़ों को नष्ट करते थे वो, किसके लिए, जिससे कि सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक, भूमि तक आ सके और वो खेती करें। क्योंकि खेती करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता बहुत होती है। जल, ऊष्मा, मिट्टी का उपजाऊपन, इन सभी चीज़ों की अधिक आवश्यकता होती है। और जमीन पर उगी घास फूस को जलाकर वो साफ कर देते थे। इसके बाद में घास फूस के जलाने में पैदा हुई जो राख होती थी, जो घास फूस होती थी, छोटे छोटे पौधे को जला देते थे और उससे उत्पन्न जो घास होती थी, उस घास उत्पन्न को जलाने के बाद उससे बनने वाली राख, उस राख को उस जमीन पर फैला देते थे। क्योंकि उसमें उपजाऊपन होता है। पुराने वाले आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने आज भी बहुत से गाँवों में घूरा होता है, इसको बोलते हैं, उसको खेतों में डालते हैं। खाद की अपेक्षा वो ज़्यादा उपजाऊपन बनता है, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो गाँव में मिल जाता है, तो वो हमारी जो खेतों की उपजाऊपन को बढ़ाता है। क्योंकि इस समय उसमें जो राख होती है उसमें क्या होती है, पोटास होती है। एक बार एक तत्व है, खनिज तत्व जो पोटास के नाम से जाना जाता है, जो मिट्टी के उपजाऊ बना देता है। और वो लोग क्या करते थे, वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे, कुल्हाड़ से जाते हैं, और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खोदते थे। अभी क्या करते हैं, हल चलाया जाता है जमीन में या ट्रैक्टर चलाया जाता है, वो लोग ऊपर वाली परत को कुदाल से उसको फावड़े टाइप करते थे, उसको खुरच देते थे, साफ कर देते थे। और उसके बाद क्या करते थे, ऊपरी सतह को खोदने के बाद फिर खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय, क्योंकि जुताई होने के बाद बीजों को रोपा जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे, उन्हें बस खेत में यानी जो खुरचने के बाद उस पर चारों तरफ उनको बीजों को फैला देते थे, बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन वहाँ से वो क्या करते थे, प्रवास चेंज कर देते थे और दूसरे शहर पर जाते थे। इसीलिए झूम खेती कहा जाता है। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की जो पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में भी पूरा जंगल ही जंगल होता है, वहां पर ऐसे लोग रहते थे। दूसरा कारण आता है जिसको बोलते हैं कुछ शिकारी और संग्राहक। कुछ क्या थे, शिकारी व संग्राहक थे। ठीक है, दूसरा क्या आता है, शिकारी का मतलब क्या होता है, शिकार करना, शिकार करके उनका भक्षण कर, उनका भोजन उपयोग करते थे। या संग्रह का मतलब होता है भोजन की तलाश में इधर भटकना और उसको एकत्रित करना। ये हमने आपको आज आने वाले चैप्टर में बताया गया था हम लोगों को। कुछ इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके, वन्य उत्पाद मतलब जो फल होते थे उनको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला गौंड समुदाय, इसको गौंड बोलते थे। गौंड समुदाय एक परिवार था, जनजाति से संबंधित भी जनजाति होती है, वहाँ के जो लोग उड़ीसा के गौंड समुदाय, इसी प्रकार का एक समुदाय था। और इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर, टोलियां मतलब एक झुंड बना करके अपना कई लोगों के साथ
शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था, कोई भी उनको शिकार हाथ लगे उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल व जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते हैं। साल एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। बहुत सारे लोग अपने घरों में जो दरवाजे खिड़कियाँ बनाते हैं उसमें इस लकड़ी का प्रयोग भी करते हैं। और महुआ एक बीज होता है, उसके बीज का जो तेल का इस्तेमाल होता था। आज वो सरसों का खाने पीने बनते उस टाइम लोग महुआ का करते थे। अब महुआ अपना मिल नहीं पाता है, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन बहुत ही पौष्टिक होता है। वे जंगलों में तेल और ऐसा तो जो भी उन्हें शिकार करने में प्राप्त होता था वो आपस बांटते थे। ऐसा नहीं हमने प्राप्त कर लिया तो अब अकेला उसको, जो भी उनके समूह के साथ लोग होते थे उनके साथ सभी के साथ उनका शेयर करते थे। और इलाज के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। आज भी जो दवाई बनाई जाती है वो वनों से प्राप्त की जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई जाती है। बहुत से लोग आज भी आयुर्वेदिक पद्धति पर विश्वास करते हैं और आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। जो वैद्य हमारे होते हैं वो जड़ी बूटियों का लेते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है और हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है पर। और स्थानीय बुनकर जो कपड़ा बुनने वाले होते थे या चमड़ों का काम करने वाले करते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए करते क्या करते कुछ फूल होता है एक तरह का, और पलास का होता है, फूल होता है, उसको क्या बोलते थे, पलास का ये फूल होता था जिसको रंग के उपयोग करते थे। हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया होगा, आगे बताएंगे शायद। फलों की जरूरत होती थी, वे कौन समुदाय के जो लोग होते थे, कई आदिवासी खेत मजदूर थे, बहुत से आदिवासी खेत मजदूर भी थे, यानी दूसरे के खेतों पर मजदूरी करते थे। ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय स्वयं को जंगल की संतान मानते थे। जंगल में रहते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। कुछ जानवर पालते थे। थर्ड आता है कुछ जानवर पालते थे। ठीक है, जानवरों को पालना, कुछ आदिवासी समूह वाले लोग होते थे, वो जानवरों को पालते थे, अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। वह चरावाई थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों का लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। रेवड़ का मतलब होता है एक समूह का झुंड, इसको रेवड़ बोलते हैं। एक स्थान पर पास समाप्त हो जाती थी तो वे घास समाप्त हो जाती थी एक स्थान पे, तो वो क्या करते हैं, दूसरे स्थान पे। स्वाभाविक है, जब वहाँ पर हमारे उपयोगी वाली वस्तु समाप्त हो जाती है तो हम स्थिति दूसरे स्थान पर विचरण करने के लिए चले जाते हैं। तो जानवरों को भी वो दूसरे स्थान पर ले जाते थे। समुदाय के जो लोग थे वो लवाणिया एक जात प्रदेश थे। ये गुज्जर और जो रहने वाले वर्ग के लोग उनको गुज्जर और आंध्र प्रदेश में एक लवानिया आदि समुदाय था जो गाय भैंस के झुंड पालते थे। और कुछ लोग समुदाय के लोग गड़रिये भी थे और कश्मीर के बंकरवाल बकरियां पालते थे, क्योंकि अपने आदमी सुनाओ जो आपके गड़रिये लोग होते हैं वो बकरी भेड़ का पालन करते हैं। आदमी समुदाय है, लेकिन धीरे धीरे वो परिवर्तन हो रहा है और मैं सुधारक होगा, वो चीज़ अब नहीं रही है। अगला लास्ट का टाइम है जिनका कार्य था, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, एक जगह खेती करते थे। ठीक है, कुछ लोग क्या थे, एक जगह रुककर ही खेती करते थे। 19वीं सदी में धीरे आते थे जो पूर्व साइड थी
वहाँ बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर साल दर साल, 1 साल 2 साल तक एक ही जगह पर खेती करते थे। हलों का इस्तेमाल भी करने लगे धीरे धीरे वे, और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिक अधिकार भी मिलता जा रहा था। छोटी जमीन में थोड़ा थोड़ा उनको अधिकार भी मिल रहा था। जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता है जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन साफ किया था। वीडियो मैंने बताया था आपको, जमीन साफ किया था, उनको उनको थोड़ा दिया जाता था और क्रमानुसार उन्हीं के परिवार के लोग उस पर वहाँ पर करते। हालांकि कबीले जो थे पूरा उनका समुदाय होता था, बड़ा समुदाय होता था, वो एक साथ समुदाय को लेकर के चलते थे। सभी बराबर का हक होता था सबका, लेकिन जो ब्रिटिश अफसरों को गौंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी, ये कौन थे? गौंड और संथाल थे, जो एक जगह रह करके काम करते थे। खेती करने वालों के मुकाबले में उनको ज़्यादा श्रम दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली व बर्बर माना जाता था। किनके? ब्रिटिश साम्राज्य के अनुसार। अंग्रेजों को क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जो जनसंख्या वहाँ एक ही जगह वहाँ अपने काम करते रहेंगे, वो हमसे जुड़ नहीं पाएंगे, और जब रुक कर के एक जगह स्थान दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें उत्पादन होगा और बढ़ोतरी होगी। जब बढ़ोतरी होगी तो उनका भी फायदा होगा। तो उस दृष्टिकोण से वो उसको देखते थे। स्थायी रूप से एक स्थान जगह बसना और सभ्य बनाना आवश्यक था। उनका ये उद्देश्य था कि उनको एक जगह बसाया जाए और उनको सभ्य बनाया जाए, क्योंकि जंगली लोग आप मान दें कैसा उनका ऐसा सब, जब उनके पास किसी चीज़ की आमदनी नहीं होती तो उसी हिसाब से उनका रहना होता है। आज हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।